धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बार बार एक बात आपके सामने कहता हूं, आप लोग भी बोर हो सकते हैं, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। पत्रकार तो अखबार का ही हूं ना, तो अखबार की ही बात ज़्यादा करता हूं। टीवी का पत्रकार नहीं रहा कभी भी। अखबार में एक पेज होता है जिसको संपादकीय पेज कहा जाता है। उस पर संपादक अपने विचार लिखते हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को और इजाज़त दी जाती है कि वो भी आके अपने विचार वहाँ पे लिख सकते हैं। उन विचारों को पढ़ के पता चलता है कि इस अखबार की क्या आइडियोलॉजी है, ये किस तरीके से चीज़ों को देख और समझ रहा है। लेकिन टीवी की दुनिया में तो ऐसा कुछ होता नहीं। वहाँ संपादक की कोई भूमिका ही नहीं है। वहाँ तो एक एंकर हो, एक एंकराइन पूरे दिन टीवी पे अपना उनका ड्रामा चलता रहता है। लेकिन संपादक अभी भी हैं और वो कैसे चीज़ों को देख और समझ रहे हैं वो आपके सामने ज़रूर आना चाहिए। तो ऐसे एक संपादक हैं रवि अरोड़ा जी, पीपुल्स टुडे के फिलहाल वो संपादक हैं। इसके अलावा पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं। कई सारे देश के बड़े अखबारों में वो काम कर चुके हैं और आज कई बड़े अखबारों में उनके आर्टिकल छपते हैं। वो पहुँच गए हैं सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर उन्होंने पूरा दिन बिताया। तो उनकी ये नज़रिए से सिंघू बॉर्डर को कैसे देखा और समझा जा सकता है और उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को किस तरीके से महसूस किया है और अपनी कलम के ज़रिए, यहाँ तो कलम नहीं चल रही है, यहाँ तो उन्हें बताना ही पड़ेगा बोल के, वो कैसे बयान करना चाहते हैं, ये एक चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। आपके सामने कुछ सवाल और जवाब के ज़रिए रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिंघू बॉर्डर पे जाने का मन क्यों हुआ? देखिए, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है उस आंदोलन में शिरकत करने का मन तो मेरा उसी दिन से बन गया था, लेकिन पारिवारिक स्थितियां ऐसी रहीं कि मैं जा नहीं पाया। और अब मेरा कुछ हालात ठीक हुए तो फिर मैं वहां गया, पूरा देख कर आया उसको और बहुत अभिभूत हुआ। और मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज मैं देख कर आया हूं जो शायद मेरे जीवन काल में कभी नहीं घटित हुई होगी और न जाने आगे कितने समय तक ऐसी कोई चीज घटित ना हो पाए। ये एक सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन का भी रूप ले चुका है जी। और इस आंदोलन को जिस तरह से मैं देखता हूं कि ये देखिए 3 बॉर्डर पर ये काम चल रहा है। इस समय आंदोलन जो चल रहा है, किसान मूवमेंट जो है, इधर सिंधु बॉर्डर पर है, उधर टीकरी बॉर्डर पर है, उधर गाजीपुर में है जी। तो जो सिंधु बॉर्डर है यहां से चीजों की शुरुआत होती है जी। और पंजाब का किसान, सिख किसान यहां पर आंदोलन की शुरुआत करता है जी। बाद में उसमें हरियाणा के किसान जुड़ते हैं। जो हरियाणा का जो रोहतक बेल्ट पूरी है वो उधर टीकरी बॉर्डर पर जाकर जुड़ती है। बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ पर गाजीपुर में आकर बैठ जाता है। तो 3 तरफ से दिल्ली में जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें सबसे जो आगे चल रहा है, जो अगुवाई है, वो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए सिख और पंजाबी किसानों की है। तो ये सबसे बड़े भाई की भूमिका में पंजाब का किसान ही वहां पर इस मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। मझले भाई की भूमिका में हरियाणा का किसान है और सबसे छोटे भाई की भूमिका में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है। ये स्थिति मुझे वहां नजर आई। आपने जो चीज़ें अभी रखी उसके मुताबिक आपने पूरे आंदोलन को 3 राज्यों में समेटा है और 3 राज्यों में भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश का खासकर जिक्र किया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन तो पूरे देश का है, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग और गुजरात के लोग और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग भी वहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी आपने देखा होगा। नहीं, ऐसा है कि शक्ल से किसी को पहचाना नहीं जा सकता कि कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से नहीं है। और कुछ धार्मिक पहचान सिखों की तो है, या अगर किसी ने कोई जालीदार टोपी लगा रखी है या दाढ़ी बढ़ा रखी है तो उसकी एक धार्मिक पहचान हो सकती है कि मुस्लिम है। बाकी सामान्य व्यक्ति को तो पहचाना नहीं जा सकता, जिसकी कोई धार्मिक पहचान दृष्टिगत नहीं हो रही उसे तो नहीं पहचाना जा सकता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा देश का किसान वहां आया हुआ है, लेकिन जो उसकी लीडरशिप है, जो अगुवाई कर रहे हैं, वो ये 3 तरह के किसान कर रहे हैं और उसमें भी सबसे आगे बढ़कर जो फैसले लेने की स्थिति में नजर आ रहे हैं आपके किसानों के बीच में गया और वहां मैंने उनके बारे में जो भी मेरी अपनी राय थी उस नजर से मैंने उन्हें देखा, समझा। ठीक है,
आपने वहाँ जाके उन तमाम चीज़ों को देखा और समझा है और आपने बहुत अच्छा खाका खींचा है। मैं कुछ चीज़ों पे आपसे और बारीकी से समझना चाहता हूँ। ये जो आंदोलन है, ऐसा आंदोलन आपने बहुत सारे देखे होंगे, कवर भी आप लोगों ने किए हैं, किसानों के बहुत सारे मूवमेंट आपने देखे हैं, भूमि अधिग्रहण को लेकर चलते रहते थे। उसमें और इसमें क्या फ़र्क आप देखते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, अभी हाल ही में दो बड़े आंदोलन हम लोगों ने आपने देखे पिछले कुछ सालों में। एक तो जिस तरह से अन्ना हजारे दिल्ली में आए थे, जिससे केजरीवाल उत्पन्न हुए और तमाम बड़े नेता वीके सिंह, किरण बेदी और ये सब लोग जिनका एक राजनीतिक जन्म हुआ। दूसरा ये शाहीन बाग का देखा, ये बिल्कुल उनसे अलग है। इसको जैसे मैंने कहा कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन बन गया है। इसके लिए हमको थोड़ा सा सिखिज्म को और पंजाबियत को समझना होगा। जी अकरम जी, जैसे कि आप जानते हैं कि सभी धर्मों में दान पुण्य पर जोर दिया गया। हिंदुओं में भी जैसे आप देखते हैं पहली रोटी गाय की, फिर कुत्ते की, फिर कौवे की। इस्लाम में भी आप देखते हैं कि किस तरह से जकात पर जोर दिया गया, उसे फर्ज बताया गया है। सिखिज्म में भी कुछ उनके मूल सिद्धांत हैं। उसके अंदर जो है कि संगत और पंगत की बात करते हैं जी। इसके अलावा वो वंड छकों की बात करते हैं, किरत करो, नाम जपो, यानी कि मेहनत करो, ईश्वर का नाम लो और बांट कर खाओ जी। तो जो बांट कर खाने का इस धर्म में जो ताकीद की गई है, चूंकि आप जानते हैं कि ये नया धर्म है और धर्मों के मुकाबले 350 साल सिर्फ हुए हैं इस धर्म को इस धरती पर आए हुए, तो इसके मानने वालों में अपने धर्म की जो ताकीदें हैं उनको लेकर कट्टरता है। और उस कट्टरता में आपने देखा होगा पूरे देश वही दुनिया भर में गुरुद्वारे जो लंगर चलाते हैं, ये धर्म की ताकीद के तहत ही है। उनका धर्म उनको इस चीज के लिए प्रोत्साहित करता है कि आप अकेले ना खाएं, लोगों के साथ मिल बांट कर खाएं। लेकिन सरकार तो कह रही है उनको विदेशों से फंडिंग हो रही है और सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, वो इन लोगों को फंडिंग कर रहा है। एनआईए ने इनको नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, ये सब तो कोई भी राजनीतिक दल अपने खिलाफ हो रहे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगा ही, और जो ये संघ परिवार है तो ये बदनाम करने में सबसे आगे रहता ही है। तो ये बदनाम करने जैसी स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया भर के गुरुद्वारों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। उनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, उनका मतलब सिर्फ सेवा से। सिखिज्म में एक दसवंत का भी एक भाव है, यानी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा आपको दान पे लगाना। पूरे सैकड़ों साल से जब ये सिख गुरुद्वारों में और सेवा भाव कर रहे हैं और लंगर लगा रहे हैं, फ्री लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को फ्री हम वो खाना खिलाते हैं, तो तब तो ये सवाल नहीं हुआ था इनकी फंडिंग कहाँ से हुई। इसमें कोई दो राय नहीं। वहां पर कैलिफोर्निया के भी वहां पर कुछ स्टॉल दिखाई दिए, वहां अमेरिका के कुछ और राज्यों के भी वहां स्टॉल थे, लेकिन वो स्टॉल वहां के गुरुद्वारों को थे। देश भर के गुरुद्वारे वहां पर आए। जो आप ये सुन रहे हैं कि रोटी बनाने की मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है, गीजर लगे हुए हैं, ये तमाम चीजें किसानों ने नहीं लगाई हैं, ये उनके समर्थन में आए गुरुद्वारों ने लगाई हैं। और गुरुद्वारे तो ये मशीनें उन्होंने खरीदी नहीं है, ये ऑलरेडी उनके यहाँ मशीनें थी। उनको लगा कि ये एक हमारे सिख भाई वहां पर ठंड में पड़े हुए हैं, तो उन्होंने उनके लिए वो इंतजाम वहां कर दिया। यही इंतजाम उन लोगों ने जब मजदूर सड़कों पर पैदल निकल रहे थे तब इंतजाम उन्होंने वहां किया था। तो जरूरतमंद की मदद करना सिखिज्म की शर्तों में से एक है। तो जब वो दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अपने भाइयों की मदद क्यों नहीं कर सकते। और जहां तक ये कि विदेशों से फंडिंग है, विदेशों के कुछ गुरुद्वारों की फंडिंग नहीं कह सकते, इसे सेवा कह सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। वहां पर एक खालसा एड करके एक संस्था काम कर रही है। खालसा एड दिल्ली की संस्था, विदेश की नहीं है। सबसे बड़ा काम वहां वो ये कर रही है, उसने एक अपना मॉल सा बना दिया है, उसके हर तरह की चीज उपलब्ध है वहां पर। जूते, जुराब, मोजे, दस्ताने, टोपी, मफलर, कंबल,
खाने पीने की चीजें, साबुन, टूथपेस्ट, जो भी जरूरत की दिन की जो जरूरत आज हमारी हैं, उनको पूर्ति के लिए हर तरह की चीज है। और ये नहीं कि जो जाए ले जाए, वो रात जी में अपना निकलते हैं, देखते हैं किसके पास किस चीज की कमी है, अगले दिन उसके ट्रैक्टर पे, ट्रक पे ले जाकर वो वहां पर उपलब्ध करा दे। जी तो ये किसी किस्म का विदेशी फंडिंग नहीं है। और सामान्य लोग वहां रसीद कटवा रहे थे, जो जी दान दे रहे थे। हम कुछ लोग यहां से गए थे, हम लोगों की भी इच्छा हुई कि हम भी इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट करें। तो अब हमने भी वहां कंट्रीब्यूट किया, तो क्या हम विदेशी हो गए या हम कोई खालिस्तानी हो गए? लेकिन तो ये सब तरह की बकवास है। ठीक है, लेकिन सर सरकार के लोग कह रहे हैं कि वहां पे पिकनिक मनाने के लिए लोग आ गए हैं, वहां पे जिम बना लिया है, वहां पे लाइब्रेरी बना ली है, वहीं पे क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, वहीं पे नाच गाना चल रहा है, कोई वहां पे वो बर्गर खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, ये तमाम बातें कर रहे हैं। तो वो आपने क्या देखा, क्या लोग खा रहे हैं वहां पे वो सब चीजें? देखिए, गुरुद्वारों की परंपरा जो सेवा की है, उस सेवा के लिए वहां पर लोग आ रहे हैं। अब अगर सपोज मेरी पॉपकॉर्न की दुकान है और मेरी इच्छा है कि मैं भी इस आंदोलन में जाकर कुछ कंट्रीब्यूट करूं, तो मैं वहां क्या करूंगा? मैं वहां कपड़े बेचूंगा तो मैं पॉपकॉर्न ही ले जाकर बेच दूंगा, नहीं बेचूंगा तो उसको फ्री बांट दूंगा। वहां गोलगप्पे वाला भी खड़ा हुआ है, वहां पॉपकॉर्न वाला भी है, वहां जलेबी बन रही है, वहां हलवा बन रहा है, वहां लड्डू बन रहा है, वहां पे तमाम तरह के खाने पीने की चीजें, पिज्जा भी है, बर्गर भी। लेकिन ये पिज्जा बर्गर कोई सरदार या सिख आंदोलन वाले किसान नहीं कर रहे, कोई बर्गर वाले का जिसका मन करा कि मुझे जाके अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए, तो वो उसके पास जो उपलब्ध है वो लेकर आ गया। जी मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक गोलगप्पे वाला वहां पर आया, उस गोलगप्पे वाले ने अपना स्टॉल लगाया वहां पर, वो बेचने लगा 10 रुपए 5 रुपए में जो भी अपना बेच रहा था। इतने में एक सिख भाई वहां पर पहुंचा, उसने देखा भी तेरा ये सामान कितने का है, उसने कहा 1500 रुपए का है। उसने 1500 रुपए जेब से निकाल कर दे दिए। उसने कहा यहाँ जो भी तेरे पास से गुजरे उसे फ्री खिला देना। उसने फ्री उसे खिला दिया। तो अब इसे हम कहें कि सब ये गोलगप्पे वहां खिलाए जा रहे हैं, तो इसको समझने की जरूरत है कि ये मेथोडोलॉजी क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है कि मैथोलॉजी आखिर है क्या। लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पे तो इन लोगों ने अपना एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बना लिया है, डॉक्टर भी खड़े कर दिए। मतलब इन्होंने क्या पूरा इरादा कर लिया है कि यहाँ से जाएंगे ही नहीं, पूरा शहर बसा दिया है वहाँ पे कई किलोमीटर तक। देखिए, ये बड़ी जुझारू कौम है, और आप देखिए हिंदुस्तान पर जो जो हमला हुआ वो पंजाब की तरफ से सभी लोग आए, चाहे वो हूण हो, शक हो, मंगोल हो, तुर्क हो, मुगल हो, सिकंदर हो, मुस्लिम हो, जो भी हमला हुआ पंजाब की तरफ से हुआ, और सबसे पहली टक्कर पंजाबियों ने ली। तो वो जो पंजाबियत में जूझने का जज्बा है, आज गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन है, तो उनके तो बार बार वो तो उनके तो सारे जो लिटरेचर है, उनकी जो उनका साहित्य है, वो तो यही कहता है कि देहु शिवाबर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबो न टरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तो ये तो निश्चय करके अपनी जीत के लिए बैठे हुए हैं। तो ये इनके खून में है ये जज्बा। इसे सिर्फ किसान आंदोलन ना समझा जाए, इसे पंजाबियत का आंदोलन भी समझने की जरूरत है। ये आपका कहना कि ये पंजाबियत का आंदोलन भी समझा जाए, ये कहीं ना कहीं आंदोलन को कमजोर नहीं कर देगा? क्योंकि सरकार भी यही दिखाना बताना चाहती है। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंच गए, उससे पहले आईआरसीटीसी ने 2 करोड़ ईमेल भेज के लोगों को ये बताया कि नरेंद्र मोदी जो है वो कितना सम्मान करते हैं सिखों का भी। हाल फिलहाल में परसों की आपने तस्वीर देखी होगी, नरेंद्र सिंह तोमर जा रहे हैं मुरैना मध्य प्रदेश, और वहाँ ट्रेन के अंदर एक सिख परिवार के साथ लंच कर रहे हैं। तो वो भी यही साबित करना चाह रही है, आप भी यही बता रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन अगर एक धर्म विशेष का आंदोलन बन के रह जाएगा सिखों का, तो ये तो नुकसान नहीं होगा आंदोलन को? देखिए, शुरुआत मैंने कहा ना, शुरुआत जो है ये पंजाबियत से हुई है, पंजाब के किसानों ने की, उसके साथ जुड़ के। जैसे सिंधु बॉर्डर में आपको बताऊं तो सिंधी बॉर्डर में लगभग 30% हरियाणा का किसान बैठा हुआ है और 70% पंजाब का है। और अगर आप उधर चले जाते हैं टिकरी की तरफ, तो वहां पर 70% हरियाणा का किसान बैठा हुआ है, 30% वहां पर पंजाब का है। और जब आप गाजीपुर चले जाते हैं तो यहाँ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है। देखिए, किसान अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है, वो अपनी सांस्कृतिक पहचान नहीं छोड़ सकता।
और जब वो उसकी सांस्कृतिक पहचान की बात आएगी तो जो उसने सीखा समझा है, जो उसके खून में है, जो उसके डीएनए में है, वो कैसे बाहर नहीं आएगा। यहीं पर सिंधु बॉर्डर में कई जगह हरियाणा के किसान जो है वो वहां पर रागनी गा रहे थे। तो अगर वो रागनी गा रहे हैं तो ये उनकी सांस्कृतिक पहचान है। उनको समय व्यतीत करने के लिए जो काम आता है वो आग जलाकर, अलाव जलाकर उसके पास बैठकर हुक्का पीते हैं। तो ये उनकी सांस्कृतिक पहचान है। पंजाब का सिख तो मैंने नहीं कोई देखा वहां पर हुक्का पीते हुए, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक पहचान से वो जुड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पंजाब का सिख आपने कोई हुक्का पीते हुए नहीं देखा, वो उसकी सांस्कृतिक पहचान से नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन आपकी बातों से एक चीज़ मज़े की लगी कि एक पत्रकार के नज़रिए से अगर वहाँ पे जाए तो हम कई सारी संस्कृतियों को आपस में एक साथ देख सकते हैं। जो आदमी पूरी ज़िंदगी सीखने और समझने के लिए बड़ा लंबा वक्त गुजारेगा, धक्के खाएगा, गली गली जाएगा, तब जाके समझ सकता है। एक ही जगह देख सकते हैं उन चीज़ों को। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं और शायद आज आपको वो बात उसको समझने में समय लगे, लेकिन आने वाला वक्त इस आंदोलन पर हजारों पीएचडी करवाएगा। ये एक ऐसा काम हो गया है, एक ऐसा आंदोलन है जिससे आने वाले आंदोलनों को सीख लेनी पड़ेगी। जो गांधी का जो सत्याग्रह है वो गांधी के बाद कहीं सत्याग्रह दिखता नजर आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो ये सत्याग्रह है ये किसानों का है। आज 10वीं मीटिंग हो रही है, कहीं कोई उत्पात नहीं, कहीं कोई खुराफात नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं। 1 लाख से अधिक किसान बैठे हुए हैं, महिलाएं वहां पर हैं, बच्चे वहां पर हैं, कहीं कोई आपने कोई बात नहीं सुनी होगी। मैं तो देखकर हैरान हूं, वहां पर हम लोगों ने तो मास्क लगा रखे थे, वहां किसी का मास्क भी नहीं लगा रखा था। वो कहते हमें कुछ नहीं कहेगा कोरोना, और सच्चाई है कि वहां किसी को कोरोना नहीं हो रहा। 120 किसानों की वहां ठंड से या बीमारी से या आत्महत्या करने से मौत हो चुकी है। अखबार कुछ भी कहें, टीवी चैनल कुछ भी कहें, वहां के लोकल लोग 120 लोगों के नाम बताते हैं कि जिनकी यहां मौत हुई है। 120 मौतों के बाद भी कहीं किसी को एक चांटा तक नहीं लगा। अभी तक किसी के वहां जेब नहीं कटी, कभी किसी का पर्स नहीं छिना। तो क्या ये कोई मामूली बात है? आपको नहीं लगता ये जो किसान आज जो पूरा मूवमेंट चला रहे हैं, इसका क्रेडिट थोड़ा सा शाहीन बाग की उन महिलाओं को जाता है जिन्होंने सबसे पहले इतने लंबे समय तक गांधीगिरी करके दिखाई, किसी को कोई चाटा नहीं मारा, कोई धरना प्रदर्शन ऐसा हंगामा नहीं किया? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये 3 बड़े आंदोलन ऐतिहासिक हुए हैं। चाहे वो अन्ना हजारे का हो, चाहे वो शाहीन बाग का हो, चाहे ये हमारा किसान आंदोलन हो। और एक आंदोलन के बाद पूरे समाज को नई ऊर्जा मिलती है, उसकी खामियों से वो सीखता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अन्ना हजारे के मूवमेंट से शाहीन बाग के मूवमेंट ने सीखा होगा, और शाहीन बाग के आंदोलन से, उस मूवमेंट से जो सीए के खिलाफ था, ये किसान आंदोलन ने सीखा। और इस किसान आंदोलन की सफलता असफलता, इसकी कमियां, इसकी खामियों को आने वाले वक्त सीखेगा। और ये एक गांधी का एक पुनर्आगमन दिखाई दे रहा है। और मैं जो कह रहा हूं बात, ये वाकई मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला दौर, अगर नई सरकारें देश में आई, इस खास विचारधारा से अलग सरकारें यहां आई, तो इस आंदोलन पर पीएचडी होंगी। ठीक है, अब पत्रकार के नाते 2-3 सवाल आपसे लेना चाहता हूं। पहला सवाल ये कि लगता है अब किसानों को पहली बार भाजपा यानी कि एक भगवा सरकार से सामना पड़ा, वरना इससे पहले तो हमने देखा कि बोट क्लब पर महेंद्र सिंह टिकैत पहुंच गए, 2 दिन धरना प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने आगे पैर पकड़ लिए और जो कहा वो मान लिया। ये सरकार देखिए 60 दिन होने जा रहे हैं और कैसे अड़के खड़ी है। तो किसानों को भी समझ में आ रहा है कि सत्ता में अब कौन लोग बैठे हैं, उनसे लड़ना उसी अंदाज में पड़ेगा। देखिए, इस सरकार में और पुरानी सरकारों में थोड़ा सा फर्क आपको दिखाई देगा। ये सरकार एक तरह से डिक्टेटरशिप से चल रही है, 1.5 आदमियों की ये सरकार है। और जहां तक मेरा आकलन है कि जो डिसीजन लेने वाले जो केंद्र हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, वहां तक कोई बातें पहुंचाता भी नहीं होगा। अपनी राय व्यक्त करने का भी कहीं उनके पास किसी का कोई सोर्स नहीं होगा कि कोई उनको अपनी राय दे सके। और जो अपने मन से वो चीजों को समझते होंगे, मुझे लगता है कि उन्हें किसी ने समझा दिया या वो खुद उनकी अपनी समझ में ये आ गई कि अगर यहां इन्होंने सरेंडर कर दिया तो देश भर में जो भी उन्होंने अब तक फैसले लिए हैं,
चाहे वो 370 का हो, चाहे सीएए का हो, चाहे वो राम मंदिर से जुड़ा मैटर हो, इन पर भी फिर मूवमेंट शुरू हो जाएंगे। जीएसटी के खिलाफ फिर हो सकता है लोग सड़क पर आ जाएं। तो वो अपनी हार नहीं देखना चाहते। वो अपनी हार नहीं देखना चाहते, इसलिए जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस बाकी में 1-2 दिन में पीछे चली जाती थी, पैर पकड़ लेती थी, कहती थी कि बताइए क्या करना है, और वही कर देती थी। आज किसानों को भी एहसास हो रहा होगा कि किन लोगों को सत्ता में बैठा दिया। अब एक सीन आपके सामने रखना चाहता हूं। भट्टा पार्सल का मामला कोई ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा आंदोलन बना और इंटरनेशनल खबर बना उस आंदोलन से, और इस आंदोलन को कंपेयर करें तो आप कहां पाते हैं उस सरकार को और इस सरकार को? जैसे मैंने कहा करम जी, ये सरकार डिक्टेटरशिप से चल रही है और इस सरकार में कोई अपनी बात रख नहीं सकता। अब आप ये देखिए कि कोई आंदोलन जिसमें सरकार अपने बचाव में तमाम तरह की बातें कर रही है, सारे मंत्री नेता उन्होंने सड़कों पर उतार दिए हैं और जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बता रहे हैं किसानों के कितने हित में हम ये तीनों कानून लाए हैं, और उसको 9 बैठकें हो चुकी हैं और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इसका मतलब है सरकार तय किए बैठी है कि उसे अपने सरेंडर नहीं करा। देखिए, राजनीतिक इसके नफे नुकसान की बात करें तो सरकार को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब का मामला है। हरियाणा को वो आज भी अपनी जेब में समझते हैं। हालांकि हरियाणा में उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकी हुई है और पंजाब, उनको लगता है कि पंजाब तो अब हमारे हाथ से गया ही। पहले स्थिति ये थी कि अकाली के साथ मिलकर सरकार चला लेते थे, फिर ये अकाली और इनके मिलने के बावजूद भी सरकार हाथ से चलेगी, और अब अकाली भी साथ छोड़ गए हैं। तो ऐसे में पंजाब तो उनके जा चुका है, लेकिन बाकी राज्यों में उनको लगता है कि किसान हमारे साथ हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, लेकिन उनको लगता है कि बाकी राज्यों के किसान हमारे साथ हैं, उन्हें हम समझा बुझा लेंगे। क्या आपको नहीं लगता ये जो सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह है 2024 और 2025? क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, नया संसद बन रहा है, राम मंदिर का बुनियाद रख दिया गया है। तो ये तमाम ऐसे हालात में सरकार ये सोच रही है कि जब हम 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएं तो उस वक्त हम कमजोर ना दिखाई दें, फिर चाहे हमें सामने कितने भी लोग ठंड से मर जाएं, दिल का दौरा पड़ने से मर जाएं, खुदकुशी करके मर जाएं। देखिए, मुझे लगता है कि इस सरकार की जो अपनी सोच है और इस सरकार को चलाने वाली पार्टी और उसके पीछे जो खड़े संगठन हैं आरएसएस जैसे, उनकी एक सोच है कि हिंदुस्तान का मतदाता धर्म का जब मामला आता है तो वो बाकी सब मुद्दे भूल जाता है। और कई चुनावों में आपने ये देखा भी है। इनको लगता है कि इन्होंने राम मंदिर का काम इतना बड़ा कर दिया है कि अब चाहे 120 नहीं, 1,20,000 लोग मर जाएं या 12 लाख लोग मर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आज बात आ रही है कि जब इसको 39 महीने में मंदिर को बना लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले पहले कोई झूठा सच्चा उसका कोई शिलान्यास उद्घाटन भी कर दिया जाएगा, और इस किस्म की चीजों के बीच में उनको लगता कि बाकी सब चीजें भूल जाएंगे लोग। और ये संघ का एजेंडा तो है ही। संघ के एजेंडे में तो हमेशा 370 किसान आंदोलन और मुस्लिमों को दबाने कुचलने के अलावा और तो कोई मुद्दे रहे नहीं। ये सरकार उन्हीं मुद्दों पे काम कर रही है। बाकी किसान, व्यापारी, मध्य वर्ग, ये सब उनके लिए बेमानी चीजें हैं और उनको थोड़ा बहुत जो करना होता है वो कर लेते हैं, बाकी तो अपने ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने ही एजेंडे पे काम करते हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में अमेरिका देखा। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को घुसाया और ले जाके उनको घुसा दिया कैपिटल हिल के अंदर, मतलब संसद में घुसा दिया। 4 लोग मर भी गए। क्या आपको लगता है कि जब वहां इतने पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो अगर ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ ये जो भगवाधारी यहाँ सत्ता में बैठे हैं, ये 2024 में क्या नहीं करा सकते जी? देखिए, मुझे जनता की समझ पर बहुत ज्यादा अविश्वास तो नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हम सब लोग जो भारतीय हैं, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और भावनाओं में बहकर हम फैसले लेते हैं। और हमारे लोकतंत्र की ये खामी है कि हम 5 साल के लिए फिर भूल जाते हैं जिसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो अब ये मुद्दा जो 2024 का आएगा, जब चुनाव आएगा, तब तक कोई और भावनात्मक मुद्दा सरफेस पर आ जाएगा। जाहिर है तब तक राम मंदिर तो बन ही चुका होगा। तो इस तरह की चीजों को भुला लिया जाएगा। और हम लोगों की याददाश्त भी बहुत कमजोर है भारतीयों की।
हो सकता है किसान आंदोलन हम भूल जाएं, बनस्पत इस किसान आंदोलन से कोई और बड़ा आंदोलन ना जन्मे। अगर कोई और बड़ा आंदोलन जन्म गया तो ये रोटी पलट जाएगी। ये जो रोटी एक तरफ से सिक रही है वो दूसरी तरफ से सिकनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। वक्त का तकाजा होता है और हम लोग, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कि सोचते हैं 12 से 15 मिनट में तमाम चीजों को समेट के लोगों के सामने रखें, तो उसी क्रम में आपको यहीं रोक रहे हैं। बातें बहुत की जा सकती हैं। सच आपने कहा है कि इतनी पीएचडी होंगी इस आंदोलन पे कि लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे। आप लोग भी वहां जाइए, देखिए, समझिए। हालांकि मैं कामचोर हूं, अभी तक नहीं जा पाया हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।